हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया वाला पोर्शन हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आप वो वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी एंड ऑल्सो इफ अगर आप चाहें तो मैंने प्लेलिस्ट सेपरेटली इसके लिए बना रखी है, सो आप उसमें जाकर भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि डिसलेक्सिया के बारे में कवर कर लिया है। सो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो सोली कंप्लीटली डिस्ग्राफिया के लिए है। ठीक है, ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आने के वजह से ये डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया, ठीक है, इसका नेम है डिस्ग्राफिया। देखिए, सबसे पहले है कि आपको ये जानना जरूरी है, जो डिस्ग्राफिया वर्ड है, ठीक है, ये भी एक क्या है, लैटिन ओरिजिनेटेड है। ओके, इट इज ऑल्सो अ लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड। और ये जो लैटिन वर्ड है, ये दो वर्ड्स को मिलके बना है। ठीक है, सबसे पहला है इसका ये पोर्शन डिस और दूसरा है ग्राफिया। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड डिस है इसका मतलब है इम्पेयरमेंट। ओके, एंड जो ग्राफिया है उसका मतलब है राइटिंग। तो जैसे डिसलेक्सिया था, उसमें डिस का जो मीनिंग था, डिसलेक्सिया भी लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड था। डिस का मीनिंग था इम्पेयरमेंट एंड लेक्सिया का मीनिंग था रीडिंग, तो वो रीडिंग डिसऑर्डर था। बट डिस्ग्राफिया क्या है, राइटिंग डिसऑर्डर है। बच्चे को लिखने में इश्यू आ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो समझ रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बट जब वो उसको लिखने की कोशिश कर रहा है, ही इज अनेबल टू राइट। ठीक है, तो ये क्या है, इम्पेयरमेंट इन हैंड राइटिंग या इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग, या फिर लिखने में उसको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, उसको स्पेलिंग मिस्टेक्स में प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो लिख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, कितनी भी कोशिश कर रहा है, उसके जो फिंगर्स की जो मसल्स है वो ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही, वो ढंग से वर्क नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहा है। उसको सब समझ में आ रहा है कि ए पी सी डी सब समझ रहा है, सारे लेटर समझ रहा है, सारे अल्फाबेट्स सेंटेंसेस सब समझ रहा है, बट ही इज अनेबल टू राइट देम, लिख नहीं पा रहा। ठीक है, तो इम्पेयर्ड हैंडराइटिंग इसका सबसे पहले तो मीनिंग आ जाता है। ठीक है, वो वर्ड और लेटर बनाने में उसको इश्यूज फेस होते हैं। दूसरा, ठीक है, फेसेस इश्यूज इन मेकिंग लेटर्स। ठीक है, जस्ट अ सेक, लेटर्स बनाने में उसको दिक्कत आ रही है। अब इसको जो आपका डिस्ग्राफिया है, ये एक नेम से और जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये नेम भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग या ये किससे रिलेटेड करता है। ठीक है, अनदर नेम है, अनदर नेम फॉर डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया के लिए। ओके, डिस्ग्राफिया क्या है, एक राइटिंग डिसऑर्डर है, एक राइटिंग डिसेबिलिटी है डिस्ग्राफिया। ठीक है, ये है आपका ट्रांसक्रिप्शनल डिसेबिलिटी। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शनल डिसेबिलिटी से यहाँ पर क्या मतलब है, ट्रांसक्रिप्शनल का जो मतलब है कि वो उसको लिखने में दिक्कत आना। ठीक है, मतलब आंखों के सामने जो उसको दिख रहा है, जो वर्ड मतलब यहाँ पर सोल दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल का सिर्फ मीनिंग मैं यहाँ पे बता रही हूँ, नॉट डिसेबिलिटी, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शनल का मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। इसका मतलब है जो आंखों से जो दिख रहा है सामने, उसको लिखना। एंड डिसेबिलिटी जब यहाँ पर जोड़े आ रहा है, मतलब वो नहीं लिख पा रहा है। ठीक है, जो आंखों से देख रहा है उसको बस लिख नहीं पा रहा, ये दिक्कत आती है। ठीक है, उनको सब पता है कि आप ए कैसे लिखेंगे, पी टी के एक्सेट्रा, सब उनको पता है कि कैसे लिखना है, बट दे आर अनेबल टू राइट, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ठीक है, ब्रेन कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए, आपने डेवलपमेंट में ये जरूर पढ़ा होगा, मोटर स्किल्स, है ना, तो ये कहीं ना कहीं मोटर स्किल्स से हाईली रिलेट करता है। मोटर स्किल्स कैसे, जैसे कि आपने दो टाइप की मोटर स्किल्स पढ़ी थी, एक थी आपकी फाइन, एक थी आपकी ग्रोस,
है ना। ग्रोस मतलब जिसमें आपकी लार्ज मसल्स यूज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका रनिंग, ठीक है, प्लेइंग, ये सारी जिसमें आपकी लार्ज मसल्स यूज हो रही हैं, ठीक है। फाइन मतलब जो बिल्कुल बारीक काम है, जैसे लिखना, ठीक है, ड्राइंग करना, कटिंग करना, क्रिएटिविटी, मतलब जिसमें आपकी छोटी छोटी मसल्स यूज हो रही है, वो हो गया आपका फाइन मोटर स्किल्स। तो यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है वो फाइन मोटर स्किल्स में आ रही है। वाई? बिकॉज राइटिंग इन्वॉल्व्स फाइन मोटर स्किल्स और बच्चा लिख ही नहीं पा रहा, उसका ब्रेन वो जो उसकी जो फाइन मोटर्स जो मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसका नेक्स्ट आ जाएगा प्रॉब्लम ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो इश्यूज है वो फेस करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है जिससे आप डिस्ग्राफिक जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं उनको पहचान सकते हैं। हाउ? वो ना लिखने के बाद जो लोग लिख रहे होते हैं उस टाइम बहुत ज्यादा वो फटीग फील करते हैं। फटीग मतलब थकान, उनको बहुत जल्दी लिखते लिखते थकान हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम अगर नॉर्मली लिखें तो काफी लंबे टाइम तक लिख सकते हैं ना, बट वो थोड़ी ही देर में थक जाते हैं और हाथों को स्ट्रेच करने लगते हैं, लिख ही नहीं पाते, उनको पेन होने लगता है लिखने में। तो ये भी एक आप सिम्टम कह सकते हैं कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये डिस्लेक्सिक पीपल या डिस्ग्राफिक पीपल या डिस्ग्राफिक बच्चों में देखा गया, ठीक है। तो इसमें आ गया डिस्ग्राफिक पीपल फेसेस राइटिंग फटीग, ठीक है, बहुत जल्दी थक जाते हैं या थकान। हो जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी थक जाते हैं और थोड़ा सा ही लिखने में उनको फटीग होता है, थकान हो जाती है, ठीक है। तो उनको ये इश्यूज भी बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। डिस्ग्राफिया जो है ना वो हाईली कनेक्टेड टू डिस्लेक्सिया है, एंड जो डिस्लेक्सिया है वो हाईली कनेक्टेड टू डिस्ग्राफिया है, ठीक है। जिन बच्चों को डिस्ग्राफिया है या जो डिस्ग्राफिया को फेस कर रहे हैं उन बच्चों में डिस्लेक्सिया भी बहुत हाईली देखा गया कि उनको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम भी वो है। मतलब उनको सिर्फ एक डिसेबिलिटी नहीं है, उसको एक के साथ साथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज है। वो सिर्फ उसको सिर्फ डिस्लेक्सिया नहीं है, उसको सिर्फ डिस्ग्राफिया नहीं है, उसके साथ साथ उसको और भी लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ठीक है। तो जो डिस्लेक्सिया है जो और ये जो डिस्ग्राफिया है, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ये अकेले नहीं होती। देखा गया स्टडी में कि ये एक के साथ दूसरी कहीं ना कहीं होती हैं, जिनको टर्म किया गया मल्टीपल लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। चलिए इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। डिस्ग्राफिया मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि हाईली कनेक्टेड टू किस क्या है या हाईली रिलेटेड टू डिस्लेक्सिया है, इज हाईली कनेक्टेड या फिर रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं टू डिस्लेक्सिया, ठीक है। और ये अकेले नहीं होता, तो मल्टीपल लर्निंग डिसेबिलिटीज भी इसमें होने के चांसेस है, ठीक है। मल्टीपल लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो मल्टीपल होती हैं। नेक्स्ट आ गया जो मैंने आपको शुरुआत में बताया और मैंने आपको यही चीज डिस्लेक्सिया में भी बताई है। ये क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। ब्रेन में प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हो रही है। ब्रेन का एक ऐसा पार्ट जो कि राइटिंग को लेके फंक्शन करता है, जो राइटिंग को या जो आपके जो हैंड्स की जो फिंगर्स की जो मसल है उसको उसके मूवमेंट को जो कंट्रोल कर रहा है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, जैसे कि डिस्लेक्सिया में था, कम भी हो सकता है, बढ़ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है कुछ, है ना। तो ये भी है कि अगर इसको सही टाइम पे अर्ली इंटरवेंशन किया गया, है ना, जल्दी इसको आइडेंटिफाई किया गया एंड प्रॉपर ट्रेनिंग मिली बच्चे को, तो ये कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट कम होगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो बच्चा आगे लाइफ में सक्सीड कर पाएगा। बट अगर यहीं पर नहीं करा गया उसको अर्ली इंटरवेंट एंड उसको बहुत टाइम बाद अगर उसको ठीक करने की कोशिश करी, तो हो सकता है वो ठीक ना भी हो
और हो सकता है उसकी वो प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो देयर इज नो 100% गारंटी ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेती हूँ कि ये वेरिएबल है पहले तो, कि कम ज़्यादा हो सकता है और फिक्स नहीं है। ठीक है, नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। अगेन जैसा कि डिसलेक्सिया में देखा गया कि बॉयज़ वर मोर डिसलेक्सिक एज कंपेयर टू गर्ल्स, ये मतलब एक स्टडी में देखा गया और जनरली देखा गया, इसकी कोई 100% रिसर्च प्रूफ हमारे पास नहीं है। सेम वैसे ही डिस्ग्राफिया में देखा गया कि बॉयज़ को ज़्यादा था डिस्ग्राफिया एज कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ वर मोर इन नंबर। ठीक है, और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो ये हमने कुछ थोड़ा बहुत अभी डिस्ग्राफिया के बारे में पढ़ा है। इसके बाद जैसे कि हमने डिसलेक्सिया में पढ़ा था एलेक्सिया, वैसे ही यहाँ पर भी डिस्ग्राफिया के साथ साथ एक आ जाता है एग्राफिया। एग्राफिया, अब एग्राफिया है क्या? ये भी क्या है? एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर ये भी बच्चे की एज के साथ साथ बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी ये सडनली भी हो जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया कुछ जिसकी वजह से ब्रेन में चोट आ गई, या फीवर हो गया जिसकी वजह से पहले तो वो नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ है ना, नॉर्मल लिख रहा था, लेकिन सडनली क्या हुआ, वो उसका जो राइटिंग एबिलिटीज थी, जो उसकी फाइन मोटर स्किल्स थी, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ। अगर जैसे एक्सीडेंट हुआ और ब्रेन में इंजरी आई, या फिर फीवर हो जिस वजह से ब्रेन में इम्पैक्ट पड़ा, तो उसको क्या हो जाएगा? एग्राफिया हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? एग्राफिया हो जाएगा मतलब कि वो लिख नहीं पा रहा, उसको पता है क्या लिखना है, उसको पता है वर्ड्स क्या है, बट ही कैन नॉट राइट, वो बस लिख नहीं पा रहा। ठीक है, उसको सब कुछ आता है, उसको सब कुछ पता है। देखिए डिसलेक्सिया में क्या आ रहा था कि वो बस रीड नहीं कर पा रहा था, है ना। आईक्यू का तो कोई लेना देना ही नहीं इन सब चीज़ों से। लर्निंग डिसेबिलिटी में उसको बस वर्ड्स समझ नहीं आ रहे थे, कम्युनिकेट कर पा रहा था, बट उसको कहीं ना कहीं राइटिंग इश्यूज भी आ रहे थे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, वो राइटिंग इश्यूज फेस करते हैं बिकॉज उसको समझ ही नहीं आ रहा वो लिखे कैसे। उसका फिंगर जो मूवमेंट है, जो मसल मूवमेंट है, जो फाइन मोटर स्किल्स है, वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल है, ब्रेन के कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाता है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस क्या है, या कितने टाइप्स का आपका डिस्ग्राफिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ग्राफिया। देखिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों का आप कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा और आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड में कहीं ना कहीं रिमाइंड रहेंगी, याद रहेंगी, और आपको डिफ़िकल्टी कम फेस होगी। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिसलेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड है, डिस्ग्राफिया राइटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं मैं वो यहाँ पर सारी कवर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि सारी की सारी कवर करूँ, क्योंकि इससे आउट ऑफ द कोर्स शायद ही कभी एग्ज़ाम में कुछ पूछा गया है, बिकॉज मैंने तो नहीं देखा ऐसा। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें अगर आप वो सब इतने भी पढ़ के चले जाए ना तो आपके लिए इनफ होगा। चलिए ठीक है, तो इसमें पहले तो मैं आपको बता दूं 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहला है मोटर डिस्ग्राफिया। ठीक है, जो इसका क्लासिफिकेशन है सबसे पहला है मोटर डिस्ग्राफिया। सेकंड है इधर आएगा आपका स्पैटियल। ठीक है, स्पैटियल डिस्ग्राफिया एंड आपका सेकंड आ जाएगा डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। ठीक है, जैसे कि आप मोटर डिस्ग्राफिया से समझ रहे हैं, यानी मोटर मतलब फंक्शनिंग ऑफ हैंड्स वगैरह, जो भी आप मोटर डेवलपमेंट जानते हैं ना अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पक्का पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, वो एक अलग प्लेलिस्ट है, अगर आप चेक करना चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अंडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
चलिए, जो मोटर डिस्ग्राफिया यहाँ पर है ये रिलेट करता है मोटर स्किल्स से, ठीक है। जो आपकी मोटर स्किल्स है उनको ये इम्पैक्ट करता है। जैसे बच्चे या जो डिस्ग्राफिक लोग होते हैं जिनको डिस्ग्राफिया होता है वो लिखते लिखते ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लिख ही नहीं पाते, पेन होता है, जैसे अर्थराइटिस का पेन होता है ना वैसा पेन वो फील कर रहे होते हैं, ठीक है। वो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं और लिख नहीं पाते बिल्कुल भी। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, मोटर डिस्ग्राफिया है। उनका मतलब ब्रेन ना कंट्रोल नहीं कर पाता जो फिंगर के जो मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ब्रेन कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है। मतलब उनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है लिखने में, उनको बहुत ही इशू आता है, मतलब लिख ही नहीं पाते बिल्कुल, ठीक है। अब डिस्लेक्सिक डिस्ग्राफिया क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है, डिस्लेक्सिक पीपल होते हैं, वो कॉपी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी उनके लिए बहुत ईजी है, कॉपीइंग इज ईजी एक्चुअली। कॉपीइंग, ठीक है, कॉपीइंग इज इजी। कॉपी उनके लिए बहुत इजी होता है, बट एट द सेम टाइम अगर आप उनसे बोलो कि सोच के लिखो तो वो नहीं लिख पाते, उनको वहाँ इशू फेस होता है, ठीक है। वो दो काम एक साथ नहीं कर सकते, वो सोच थिंकिंग प्लस राइटिंग अगर उनको मैं बोलूँ तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। राइटिंग उनको नहीं आता, खुद से सोच के लिखना उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। तो ये आपका डिस्लेक्सिक डिस्ग्राफिया है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका स्पैटियल। स्पैटियल से देखो सिंपल सा यहाँ मतलब है स्पेस, ठीक है। उनके आसपास की जो सराउंडिंग है वो स्पैटियल इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इन जो जिनको स्पैटियल डिस्ग्राफिया होता है उनको ना ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इशू आता है, ठीक है। फेसेस इश्यूज इन ड्राइंग्स है, ठीक है। ड्राइंग्स में बहुत दिक्कत आता है उनको, मतलब ढंग से ड्रॉ नहीं कर पाते, वो स्पेस का आइडिया नहीं लगा पाते। उनको लिखने में दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो लिख सही से पा रहे हैं, वो सेंटेंस सही से बना पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो ड्राइंग है, जो स्पेस को समझने में दिक्कत आ रही है उनको, ठीक है। तो ये हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं। अगर आपको यहाँ पर तक कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि जो भी आपको दिक्कत आ रही है। अगर कोई टॉपिक आपको खुद से पूछना है तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं। आई विल सीरियसली उसको मैं अंडर कंसिडरेशन लूँगी एंड ट्राई करूँगी मैं उसको भी आगे आने वाले वीडियोज़ में इंक्लूड करूँ, ठीक है। तो सिंपली यू कैन कमेंट एंड प्लीज़ आप मुझसे उसके थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कैरी ऑन करते हैं हम अपने सेशन में। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ग्राफिया वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। अब आते हैं सिम्टम्स कि आप अगर डिस्ग्राफिक बच्चे को देख रहे हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको डिस्ग्राफिया है, ठीक है। डिस्ग्राफिया सिम्टम्स, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, बच्चा बहुत ज़्यादा फटीग फील करता है, ठीक है। तो मतलब अगर वो हाथ को स्ट्रेच कर रहा है, ऐसे रिस्ट मूवमेंट कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना, हाथों को बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो मतलब उसको कहीं ना कहीं डिस्ग्राफिया हो सकता है। देयर इज़ अ चांस, और मतलब है पॉसिबिलिटी। तो आप उसको एक बेसिकली ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा फटीग, बहुत ज़्यादा फटीग फील करते हैं, पेन फील करते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे जो डिस्ग्राफिक बच्चा होता है या फिर डिस्ग्राफिक जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको इंग्लिश, अगर आप उनको में कोई वर्ड लिखने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने एप्पल दिया, आप नॉर्मली एप्पल कैसे लिखोगे, APPLE, है ना, ऐसे लिखोगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक डिस्ग्राफिक बच्चे को बोलो या डिस्ग्राफिक जिसको है उसको बोलो, जो ये इशू फेस कर रहा है उसको बोलो, तो वो ना स्मॉल और कैपिटल लेटर्स मिक्स करके लिखते हैं। जैसे वो लिख देंगे APPLE, ठीक है, ये लिखेंगे। उनको
जहाँ पर भी स्मॉल लेटर बनाने में दिक्कत आएगी या फिर उनको कैपिटल लेटर बनाने में दिक्कत आएगी, वहाँ स्मॉल की जगह कैपिटल बनाएंगे, कैपिटल की जगह वो स्मॉल बनाएंगे। मतलब जो उनको ईजी लगेगा ना, जिसमें ज़्यादा मेहनत हो रही होगी वो नहीं करेंगे, जिसमें उनको पेन हो रहा होगा, जिसमें ज़ोर ज़्यादा लग रहा होगा वो चीज़ नहीं करेंगे। बट जो इनको ईजी लग रहा होगा ना, बेशक वो गलत ही क्यों ना लिखे, तो वैसे लिखेंगे। तो अगर आप एप्पल ऐसे लिख रहे हैं तो एक डिस्ग्राफिया वाला बच्चा ऐसे लिखेगा, ठीक है। तो इससे भी आप एक पहचान सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है उसको डिस्ग्राफिया है तो वो ऐसे लिखेगा, ठीक है। तो ये भी एक उसका सिम्टम हो सकता है, ठीक है। दूसरा होगा अनफिनिश्ड लेटर्स, मतलब जहां तक उससे बन पाया, जहां तक वो लेटर बना पाया, जहां उससे नहीं बना वो थक गया, वो छोड़ देगा, वो कंप्लीट नहीं करेगा लेटर, वो कंप्लीट नहीं करेगा सेंटेंस, नो मैटर व्हाट हैपेंस। जहां वो थक गया, जहां उसको पेन हो रहा है वो नहीं करने वाला कंप्लीट, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सिम्टम हो सकता है, ठीक है। तीसरा है उनकी जो कॉपिंग की जो स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो, बहुत ही स्लो कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपिंग स्पीड इज लो, मतलब अगर उन्हीं के एज के बच्चों के साथ उनका कंपैरिजन किया जाए तो उनकी जो स्पीड होती है लिखने की, कॉपी करने की, वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही धीरे धीरे लगे रहते हैं, ठीक है। और लास्ट मैंने आपको जैसे ऊपर बता दिया, पेन इन राइटिंग, और ये आप उनके बिहेवियर में नोटिस कर सकते हैं। कैसे नोटिस कर सकते हैं? वो बार बार अपने हाथ को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, और मतलब ऐसे ऐसे मोशंस करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे कि आपको दिख जाएगा कि हाँ इस बच्चे को दिक्कत हो रही है लिखने में, ठीक है। देखिए सिम्टम्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एज आई टोल्ड यू इन डिसलेक्सिया बच्चे को बहुत सारे दिक्कतें आती है पढ़ने में भी, और जैसे कि डिस्ग्राफिया में बता रही हूँ लिखने में भी बहुत दिक्कतें आती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको अर्ली इंटरवेंशन कर लेंगे, देखिए बच्चों की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ना, वो स्कूल एज में ही सबसे ज़्यादा अच्छे से दिखती हैं कि हाँ बच्चे को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कांस्टेंट जो बिहेवियर शो करता है एक टीचर के सामने, है ना, उससे पता लगता है। तो अगर आप एक स्पेशल एजुकेटर बनते हैं या टीचर बनते हैं तो आपको ये सारी सिम्टम्स पता होना, ये सारी डिसेबिलिटीज़ पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू मेक योर टीचिंग मोर इफेक्टिव, ठीक है। एंड बच्चों के लिए भी ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज अगर आप ये सब चीज़ें जानेंगे ना तो कहीं ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज वो उनको ना एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड वो आपकी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि बच्चा स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है अगर उसको डिस्ग्राफिया है, ठीक है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है स्कूल में, क्या क्या उसको दिक्कतें आती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है इमोशनल ट्रॉमा, ठीक है। बच्चा इमोशनली बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाता है, वाई? बिकॉज वो ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। देखिए बच्चे को दिक्कत है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, वो लिख नहीं पा रहा, वो एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा है, बट वो कोशिश कर रहा है एंड स्टिल जब टीचर ध्यान नहीं देता ना तो वो बच्चा कहीं ना पीछे छूट जाता है, वो लिख ही नहीं पा रहा, ठीक है। और वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है कि यार मैं ही नहीं कर पा रहा और बाकी सब कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको बहुत दिक्कत देती है, ठीक है। तो इमोशनल ट्रॉमा भी बच्चे को होता है, इमोशनल ट्रॉमा, ठीक है। मतलब वर्बली उसको सब कुछ आता है, अगर उससे आप ओरली पूछेंगे ना तो वो सारे आंसर्स दे सकता है, बट वो बस लिख नहीं पा रहा, उसको लिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो वो इमोशनल ट्रॉमा भी फेस करता है, ठीक है। उसके बाद उसको इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है बच्चा, बिकॉज लिख नहीं पा रहा, करे क्या, और उसकी वजह से वो स्कूल परफॉर्मेंस में भी बहुत सफ़र कर रहा है, उसका वर्क छूट जा रहा है, वर्क उसका इनकम्प्लीट है, ठीक है। बच्चे ये इश्यूज ना बहुत ज़्यादा फेस करते हैं स्कूल में, अगर देखा जाए तो बहुत बच्चों की कॉपीज इनकम्प्लीट होती है, और सभी का ज़रूरी नहीं है कि यही रीज़न हो कि बिकॉज वो ध्यान नहीं दे रहे या लापरवाह है या बहाने बना रहे हैं। भाई किसी को एक्चुअली जेन्युइनली प्रॉब्लम हो सकती है, एंड ये एज अ टीचर आपका जॉब होना चाहिए कि वो जो भी उसको दिक्कत आ रही है वो आप ध्यान दें, है ना। बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है जब भी ये सब चीज़ें उसके साथ हो रही होती है, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस भी उसको बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट बच्चे को वो मेंटल स्ट्रेस, वो फ्रस्ट्रेशन, वो इमोशनल ट्रॉमा ना फेस करना पड़े, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं।
आइडेंटिफिकेशन या उसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कैसे आप पहचानेंगे या फिर कैसे आप देखेंगे, है ना। सिम्टम्स तो आपने देख लिए, अब सिम्टम्स जैसे कि मैं आपने पढ़े हैं उसके बाद क्या करना है, सिम्टम्स देखे, अब आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। बच्चा कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर में ज़रूर शो करेगा अगर उसको ये सारी चीज़ें या ये सारी दिक्कतें आ रही होंगी। तो सबसे बेस्ट, जैसे मैंने आपको डिस्लेक्सिया में भी बताया, सबसे बेस्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन मेथड है, ठीक है। सबसे पहला आ गया ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा आप कर सकते हैं राइटिंग टेस्ट। अब राइटिंग टेस्ट कैसे होगा, एक टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप करी गई है, ठीक है। राइटिंग टेस्ट एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है, ठीक है। ये है ड्राइंग टैबलेट, ठीक है। इसमें एक पेन होता है प्लस पेन होता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि बच्चा जो पेन है उस पर कितना स्ट्रेस दे रहा है, कैसे वो लिख रहा है। तो मतलब ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसकी पेन होल्डिंग टेक्निक क्या है, ठीक है, ये सब पेन जो है वो सारा डेटा जो है रिकॉर्ड कर रहा होता है, टैबलेट सारा डेटा रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को राइटिंग में कितना इशू आ रहा है, ठीक है। तो इस जो ड्राइंग टैबलेट है इससे कंप्लीट ऑब्जर्वेशन आ जाती है बच्चे की, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलप करी गई है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ड्राइंग टैबलेट पेन का यूज़ क्या है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कॉजेस। जैसे कि मैंने आपको डिस्लेक्सिया में बताया, सेम वैसे इसके लिए भी क्या कॉज है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन। जब पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को या फैमिली में अगर किसी को डिस्ग्राफिया है तो बच्चे में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो जीन्स या वो जो गुण हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे में भी पास ऑन हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसको डिस्ग्राफिया हो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था मदर की प्रीनेटल एज, उसमें अगर वो स्मोकिंग कर रही है, अगर उसको कोई स्ट्रेस हो गया, कोई डिजीज हो गया, है ना, या कोई मेडिकेशन ले रही है, अल्कोहल यूज़ कर रही है, ठीक है, और ड्रग यूज़ कर रही है, अगर ये सारी चीज़ें करती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये लर्निंग डिसेबिलिटी होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। और ये एक तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन हो गया। दूसरा है पेरेंटल हिस्ट्री ऑफ डिस्ग्राफिया, ठीक है। अगर पेरेंट्स में हिस्ट्री ऑफ डिस्ग्राफिया की तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और तीसरा है ब्रेन डेवलपमेंट। ये मेन कॉज होता है कि ब्रेन ढंग से डेवलप नहीं हुआ या ब्रेन का वो पार्ट ढंग से डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट इसका मेन कॉज होता है, ठीक है। अब हम आते, देखिए हमने कॉजेज भी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। इसका अगेन देयर इज नो 100% ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ग्राफिया, ठीक है, बट इसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज ये बच्चे भी बहुत आगे लाइफ में सक्सीड कर सकते हैं। इनको बस करेक्ट ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, करेक्ट प्रोसीजर्स चाहिए, करेक्ट इनके अकॉर्डिंग प्लान्स चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये बहुत ही एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाएगा, जैसे मैंने बताया, नो 100% ट्रीटमेंट, ठीक है, या क्योर अवेलेबल, कोई मतलब 100% ट्रीटमेंट या क्योर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, ओके, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया थेरेपी या फिर आप ट्रेनिंग कह सकते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है, ठीक है। थेरेपी कैसे, प्रैक्टिस ट्रेनिंग से आप ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। किससे, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब किस तरह लिखा जाए, ये इससे ट्रेनिंग मतलब अगर किस तरह लिखा जाए इसकी अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो बच्चा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। उसको बहुत जो उसको इश्यूज फेस हो रहे थे लिखने में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। वाई, बिकॉज उसको राइटिंग में ट्रेनिंग मिल रही होती है ना, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और इन जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है, स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आप अपॉइंट कर रहे हैं, हर एक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना मैंडेटरी है, सो दैट बच्चों की नीड्स को
ध्यान में रख के सब कुछ करा जाए, करिकुलम बनाया जाए। तो ठीक है, तो वो उसका क्या काम होता है, एक IEP बनाना। ठीक है, IEP की फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या होता है कि हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम क्रिएट करा जाता है। ठीक है, उसकी नीड को केटर करने के लिए ये IEP बनाया जाता है। हर एक बच्चे का एक IEP होता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ, जैसे अगर मैं डिस्ग्राफिया की बात करूं तो टाइप ऑफ डिस्ग्राफिया आइडेंटिफाई करेंगे, डिग्री ऑफ डिस्ग्राफिया आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद एक IEP बनाया जाएगा जो कि बच्चे को बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं बच्चे के जो इश्यूज आ रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी में, उसको थोड़ा बहुत मैं कहूँगी ट्रेन करने के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कम करने के लिए। देखिए 100% आप ख़त्म नहीं कर सकते उस चीज़ को। ठीक है, जो है वो है। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि ब्रेन में जो एक बार डेवलप हो गया वो हो गया, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप उसको कम कर सकते हैं। जो आपका इम्पैक्ट इतना होगा उसको आप कहीं ना कहीं ओवर टाइम इतना कर लेंगे। ठीक है, वो खत्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं रहेगा, बट आप उसको कहीं ना कहीं ओवरकम करवा सकते हैं। ये एक आप काम कर सकते हैं। देखिए अब आप इस नेक्स्ट जो मेन इसमें आ जाता है कि हमें ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वाई। सबसे पहले अगेन अवेयरनेस, एक टीचर को हर एक डिसेबिलिटी के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इंक्लूसिव स्कूल है आज के टाइम पे। ठीक है, सारे बच्चों को, हर एक बच्चे, स्पेशल बच्चे हों, ठीक है, स्पेशली एबल्ड बच्चे हों, नॉर्मल बच्चे हों, गिफ्टेड बच्चे हों, स्लो लर्नर्स हो, सबको आपको एक रूम में बैठा करके एक साथ एक जैसी आपको उनको एजुकेशन देनी है। तो टीचर को पता होना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज अगर आपके क्लास में एक डिस्ग्राफिक बच्चा है या डिसलेक्सिक बच्चा है या अदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बेसिक नीड्स उसकी क्या है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग उसके लिए प्लान्स बना सके। ठीक है, देखिए टीचिंग ना एक प्लानिंग एक्टिविटी है। कोई भी कुछ भी चीज़ें सडनली नहीं होती, हर एक चीज़ प्री प्लान्ड होती है। तो उसके लिए भी आप मतलब हर एक चीज़ ईजी बना पाए, स्टडी उसके लिए ईजी बना पाए, तो ये इसका एक कोर मोटिव है। सबसे पहले अवेयरनेस। ठीक है, दूसरा आ जाता है पेरेंट्स को आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बच्चे को अगर उनके बच्चे को डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, अदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ उनके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है। बिकॉज ये बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में, उनको बस एक करेक्ट डायरेक्शन चाहिए, करेक्ट ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक है अगाथा क्रिस्टी। ठीक है, ये एक पर्सन है जिनको डिस्ग्राफिया था, एंड डिस्ग्राफिया होने के बावजूद इन्होंने मोर देन 100 नॉवेल्स लिखी हैं। शी रोट दोज नॉवेल्स। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है कि हाँ जिन लोगों को या जिन बच्चों को डिस्ग्राफिया है वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कहीं ना कहीं हो सकते हैं लाइफ में। बट अगर हम एज अ टीचर उनको करेक्ट ट्रेनिंग दें, करेक्ट डायरेक्शंस दें, करेक्ट उनके लिए प्लान्स बनाएं, उनको करेक्ट एनवायरनमेंट दें, है ना, तो वो भी बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हैं। वो बस हमारे अंदर है कि हम कैसे उनको उनकी नीड्स को कैटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट डिस्ग्राफिया का सेशन रहा है आज। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी डिस्कैल्कुलिया। ठीक है, वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।